Hey, hello and welcome back future doctors and engineers. So good morning to all of you guys. So आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी एक लेक्चर आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जा चुका है. दैट इज द बेसिक लेक्चर, द बेसिक कंसेप्ट. ओके, तो आज जो उसका फंडामेंटल लॉ है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसकी हम डिस्कशन करेंगे और उसी के साथ उसी से रिलेट करके जो एक बेहतरीन कंसेप्ट होता है जिसपे डिपेंडेंट हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे रहेंगे, काफी चांस होते हैं, दैट इज इम्पल्स. उसकी हम बात करने वाले हैं. ओके, तो आप रेडी हो जाए बढ़िया तरीके से, मेंटली प्रिपेयर हो जाए इस लेक्चर के लिए. ओके, तो इसमें जो भी कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं आज मचाने वाले हैं धमाका. ठीक है, कंसेप्ट को सीखना है, बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग पहले करनी है, जिससे एबीडी से पहले फ्री बॉडी डायग्राम वाले क्वेश्चन से पहले आपके बेसिक फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए कि फोर्स आपके दिलो दिमाग में बस जाना चाहिए कि यार ये ऐसे अप्लाई होता है और इस तरीके से इसका एप्लीकेशन करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज द मेन पॉइंट. ठीक है, सो ये आपने पहले माइंड मेकअप रखना है. तो यार आज हम जो बात करने वाले हैं ऑब्वियसली दैट इज सेकंड लॉ से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे. फिर उसका कंसेप्ट सीखने के बाद बेसिक सा जो कंसेप्ट है उसके कुछ एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा और धीरे धीरे हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी. ठीक है, फिर आप हर टाइप के क्वेश्चंस धीरे धीरे अपने बेसिक लेवल से एक हाई लेवल तक की अप्रोच आप बिल्ड कर सकते हैं कंसेप्ट अप्लाई करके. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. बात करने वाले हैं सेकंड लॉ की बॉस. ठीक है, तो सेकंड लॉ में देखो यार, फोर्स के बारे में ऑलरेडी हम जानकारी ले चुके हैं लिटिल बिट कि फोर्स है क्या. बेसिकली फोर्स एक तरीके का एफर्ट होता है जिसकी वजह से हम किसी बॉडी की मोशन में चेंज ला सकते हैं. पुश और पुल के नाम से इसको जाना जाता था, ये आपने देखा है. ठीक है, तो हम सेकंड लॉ की बात करने वाले हैं यहाँ पे, न्यूटन्स सेकंड लॉ. ओके, हम गाइस बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ की. ठीक है सर, बढ़िया है. स्टार्टिंग कर लेते हैं इसकी और जो बेसिक से कंसेप्ट है उनको कैसे अप्लाई करना है उसको देख लेते हैं पहले. तो देखो यार, सेकंड लॉ, अब इसको बहुत ज्यादा थियोरेटिकली मैं नहीं जाऊंगा, जो स्टेटमेंट है उसी पे हम फोकस करेंगे. मेन पॉइंट रहने वाला है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करना है. ठीक है, कंसेप्ट को अप्रोच करना है. ठीक है, तो यार वो बोलते हैं कि सेकंड लॉ में बोला गया है कि जब हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके मोमेंटम में चेंज क्रिएट हो जाता है ना. यू कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन अ बॉडी. ठीक है, सो उसके मोमेंटम में जो चेंज होता है वो उसी डायरेक्शन में चेंज होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप समझ लो एक बॉडी है मेरे पास जिसका मास कुछ m है. अगर इस डायरेक्शन में मैं इसके ऊपर एक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो जो मोमेंटम में चेंज होगा ना इसके, और मोमेंटम का मतलब आपको सबको पता है, मतलब इसके पास मास है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो इसका ओवरऑल जो मोमेंटम होगा वो सेम डायरेक्शन में ही चेंज होगा. ठीक है, जिधर को आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज होगा. एंड जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो भाई वो टाइम टेकन प्रोसेस है, तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो सेकंड लॉ को डिफाइन किया गया कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिस स्मॉल चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम. हम ऐसे लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को, दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. यू कैन राइट. ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट है. ठीक है सर, वो उसने बोला कि जो फोर्स अप्लाइड कर रहा है वो मोमेंटम में चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या यू कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी. ठीक है बॉस. ठीक है, तो यार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सर इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होंगी, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में चेंज आना चाहिए. ऐसा नहीं है मैं बाइक लेके यहाँ पे खड़ा हूं और इधर को मैंने रेस देनी है और वो इधर भाग जाएगी, ऐसा नहीं होगा भाई. इधर को एक्सलरेट कर रहा हूं तो इधर को नहीं जाएगी, तो सेम डायरेक्शन में चेंज होगा मोमेंटम का. समझ पा रहे होंगे आप. ठीक है, अब क्या करेंगे सर, देखो भाई ये सारी कहानी आप सबको पता होगी कि जब यहाँ से हम एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, यू कैन राइट dp over dt. सिंपली there is a constant k, proportionality constant है for SI and CGS unit, both for simplicity you can take it 1. आप इसको 1 ले सकते हो for SI and CGS in both units, simplicity calculations के लिए हम मान लेते हैं. ठीक है, अब हमें पता है मोमेंटम क्या होता है भाई. मोमेंटम आपके पास होता है मास इंटू वेलोसिटी, नो प्रॉब्लम, मास इंटू वेलोसिटी, ये तो हमने पढ़ लिया है. ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो व्हाट इज दैट सर, d over dt इंटू m इंटू v. चेक करें आप. ठीक है बॉस, वेक्टर में लिखना है तो वेक्टर में लिख लो और अच्छी बात है बाद में मैग्नीट्यूड लिख लेना. अब देखो ध्यान से. ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, सपोज करो मास भी वेरी कर रहा है और वेलोसिटी तो ऑब्वियसली वेरिएबल है. ठीक है, तो अगर मास भी वेरी कर रहा है तो आप पार्शियली इनको अलग अलग कर सकते हो, डिफरेंशिएट. तो जो एक्सटर्नल फोर्स आपके पास आएगा, एक बार मास को बाहर ले लेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा v dt का, फिर v को बाहर ले लेंगे डिफरेंशिएशन हो जाएगा मास का. ठीक है, ओवर dt. तो इस तरीके से आप बना सकते हो. ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो, है ना. एक बार हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट मान लिया तो डिफरेंशिएशन इसका हो गया, v को मान लिया तो इसका हो गया. ठीक है, सिंपली आप दोनों के रिस्पेक्ट में कर सकते हो. अब अगर आप ध्यान से देखो, इफ मास इज कांस्टेंट
अगर मास आपका कांस्टेंट है तो dm ओवर dt कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऑब्वियसली जीरो होता है। तो ये वाला डिफरेंशिएशन, ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। सिंपली हम ये मान के चल रहे हैं कि मास हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। तो बचा आपके पास ये टर्म, तो ये टर्म आपके पास एक्सटर्नल फोर्स में जो बच गया है दैट इज m dv ओवर dt, ये आपके पास बच गया। और ये आपको सपनों में आता है दोस्तों। dv ओवर dt क्या होता है, आपके पास एक्सेलरेशन होता है, तो आप इसको लिख सकते हो एक्सेलरेशन। क्लियर? सो दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो यार एक्सटर्नल फोर्स को हमने लिखा है। अब ये फाइनल रिजल्ट आ गया m इंटू ए। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअली स्टेटमेंट क्या है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या है सेकंड लॉ का, कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेट होगी बॉडी, यानी बॉडी एक्सेलरेट तभी हो सकती है जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ये हमने कल भी सीखा था फर्स्ट लॉ वगैरह जब हम बात कर रहे थे, गैलीलियो और न्यूटन साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में क्रिएट होगा जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट आप लिख सकते हो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने के बाद किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा होगा बॉस, उसको आप यहां से निकाल सकते हो। दिस फॉर्मूला छोटा सा है लेकिन बहुत खोटा सा है, क्योंकि हर सिचुएशन में इसी का यूज होने वाला है, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर एक सिंगल पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा एज इट इज। अगर बहुत सारे फोर्स एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट निकाल के इसका यूज कर लेंगे हम एज इट इज, ठीक है जी। तो ये मास है और ये इसका acceleration, the product of the mass and the acceleration produced in the body after applying the force। तो ये आप सबने पढ़ा है, देखा है, समझा था। फिर से एक बार हमने देख लिया कि भाई यही है और सेकंड लॉ को हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ना बॉस, ठीक है। तो यार ये छोटू सा फॉर्मूला जो आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब देखो भाई सम टाइम क्या होता है कि हमें टोटल फोर्स को डिफाइन करना होता है, टोटल रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन करना होता है। या सपोज करो आपके पास 3 एक्सिस है, इधर है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस, इधर है जेड एक्सिस। तो पता है क्या करना है, अगर बहुत सारे फोर्स आपके एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे वाई पे एक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे जेड पे एक्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स आप एक्स एक्सिस पे निकाल लेंगे, एम ए एक्स निकलेगा। एक्स एक्सिस पे एक्ट करने वाले फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बना देंगे, है ना। बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं, नेट फोर्स हो सकते हैं। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स हो सकते हैं, एम ए वाई बना देंगे। जेड डायरेक्शन में फोर्स हो सकते हैं, एम ए जेड फोर्स बना देंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे कितना एक्ट कर रहा है, वाई पे, तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना यार, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना सकते हैं। अब रिजल्टेंट फोर्स की मीनिंग क्या होती है, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं, है ना। रिजल्टेंट फोर्स, हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक बॉडी है आपके पास, इस पे फोर्सेज लग रहे हैं बहुत सारे। दिस इज F1, this is F2 and this is F3, something like this is F4, इधर को लग रहा है this is F5 and so on। बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं जिसका मास m है। तो पता है क्या करना है, रिजल्टेंट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज यू हैव टू कैलकुलेट देयर ओवरऑल नेट फोर्स, और एक सिंगल फोर्स बना दो। मतलब रिजल्टेंट का मतलब होता है ये सारे फोर्स मिलके इस बॉडी में जो चेंज लाना चाहते हैं, जो इफेक्ट डालना चाहते हैं, और वो सिंगल फोर्स उनके इक्वल अगर चेंज ला दे तो उसका रिजल्टेंट है। सिंपल है ना। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अभी मैं लिख देता हूं कि कैसे लिखना है, फिर जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, एग्जाम्पल भी दूंगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जब भी आपको निकालना होगा नेट, तो आप पता है क्या करोगे, हर एक फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको ऐड कर लो, अलजेब्रिक सम F3 एंड सो ऑन, ठीक है। बस सिंपल है। नेट निकालना मतलब डायरेक्शनली उनको ऐड कर लेना, ठीक है। नेट निकालना मतलब अलजेब्रिकली उनको ऐड कर लेना। भाई हो सकता है एक नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, हो सकता है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो नेट निकालना पड़ेगा ना उसी के अकॉर्डिंगली। कैसे सर, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। व्हाट इज दैट, देखो भाई, अगर मेरे पास एक बॉडी है यहाँ पे, सपोज करो एक बॉडी है, ठीक है, ये रही, जिसका मास है m। एक फोर्स मैंने इधर एक्ट करा दिया इस पे 10 न्यूटन का, और एक फोर्स इधर एक्ट करा दिया मैंने 2 न्यूटन का। आपसे पूछा इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहे हैं, तो आपने देखा यार ये वाला फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स कम है, तो ये वाला फोर्स इससे ज्यादा है, तो नेट फोर्स ऑब्वियसली इधर ही आएगा जिधर ग्रेटर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिधर को ये वाला फोर्स है इधर को, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव, तो 10 इसके अपोजिट है 2, तो ऑब्वियसली कितना आएगा 8 न्यूटन। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप इनको समझ जाएंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप इनको समझ सकते हैं। ये वाली डायरेक्शन मान सकते हो आप,
यानी बॉडी उधर को एक्सेलरेट करेगी जिधर को नेट फोर्स एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द ग्रेटर फोर्स, ठीक है। तो इन दोनों में से ग्रेटर फोर्स है ये, तो बॉडी पक्का इधर को जाएगी, सीधी सी बात है। तो मतलब कहने का सर, ये जो डायरेक्शन होगी ये नेट फोर्स की होगी, है ना, कि बॉडी को ये दोनों फोर्स की वजह से बॉडी इधर को जा रही होगी, नेट रिजल्ट उसका इधर को एक्ट कर जाएगा। सीधी सी मीनिंग है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट, ये हम सीखेंगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो हमने देख लिया भाई, स्टेटमेंट क्या है वो हमने देख लिया भाई, ठीक है। किस कंडीशन में यूज होगा ये हमने समझ लिया, फोर्स की वजह से ही मोशन में किसी बॉडी की चेंज आ सकता है ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गए सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम हम न्यूमेरिकल के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है। पहले कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना जाए, फिर कुछ अच्छे से क्वेश्चन हम इसके ऊपर सॉल्व करने वाले, ओके। सो अब न्यूमेरिकल करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैं और आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि यार सर, चूंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो उसकी यूनिट की भी बात कर लें। हालांकि आप सबको ये पता है कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या होते हैं, फिर भी डिस्कस करना तो बनता है ना बॉस, ठीक है। तो यूनिट निकालने के लिए आपको पता है भाई, F इक्वल टू होता है M में जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया है। फोर्स की यूनिट अगर निकालनी है तो मास की यूनिट लिख दो kg, और एक्सलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही बोला जाता है न्यूटन, ठीक है। इसी को बोला गया न्यूटन, समझ गए। तो जो SI यूनिट है, SI यूनिट है ऑफ फोर्स, ठीक है। SI यूनिट ऑफ फोर्स होती है दोस्तों न्यूटन, क्योंकि न्यूटन बाबा ने ही इसको दिया था, ठीक है। तो हमने उनके नाम पे ही इसका नाम, ऑब्वियसली उसी के नाम पे होएगा यार, तो न्यूटन हो गया SI यूनिट, ठीक है। अगर हम बात करेंगे CGS यूनिट की, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, CGS यूनिट की, तो यार वो होती है आपकी डायना, यानी डाइन, मैंने डाइन ही लिख दिया था, ठीक है। तो ये होती है आपकी डाइन, ठीक है। तो ये CGS यूनिट है, ठीक है, ये CGS यूनिट है। और 1 न्यूटन, और अगर न्यूटन और इसमें रिलेशन देखना है तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। या 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁵, मतलब ये छोटी यूनिट, ये बहुत बड़ी यूनिट है, आप देख सकते हो 10⁵ टाइम्स है डाइन के, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट कैसे किया, इससे कर देना, केजी को ग्राम में बदल देना, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देना, तो ये अपने ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर CGS यूनिट, दिस इज योर SI यूनिट, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। क्लियर है। तो ये छोटा सा आइडिया, छोटा सा चीजें आपको पता होनी चाहिए, यूनिट वगैरह बहुत जरूरी होती है, पता होनी चाहिए। अब ले लेते हैं सबसे पहला एग्जांपल नंबर 1, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। पहले बेसिक से लूंगा, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन लेंगे प्रॉपर, उनको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है। तो यार सबसे पहले उसने बोला कि देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, लेट्स सी, ठीक है। एक 2 kg का ब्लॉक है, इधर से फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन, और इधर से फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज 2 न्यूटन, ओके। सो दो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, 2 फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए ब्लॉक। ओ तेरी की, करना क्या होगा सर, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, है ना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है यार, ऑब्वियसली है। अब हमने एक चीज तो सीख ही ली है, व्हाट इज दैट सर, हमने ये सीख लिया कि अगर इस दुनिया में किसी भी चीज पे हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स के पास टेंडेंसी है उसमें चेंज लाने की, उसकी मोशन, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट, कुछ भी जो भी उसकी सिचुएशन है उसमें चेंज क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे, Whenever you have to calculate acceleration, उत्तरी तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए यार सर एक्सेलरेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन तो विदाउट फोर्स हो ही नहीं सकता। तो फोर्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम F इक्वल टू M में, और अगर यहाँ पे एक फोर्स है तो केवल F इक्वल टू M में लिखेंगे, अगर बहुत सारे फोर्स है तो नेट लिखेंगे, ठीक है, नेट लिखेंगे। एक ही मास है तो एक ही मास लेंगे, बहुत सारे मास होते तो उनका नेट मास लेंगे, ये ध्यान देना, ठीक है। तो मैंने लिख दिया नेट फोर्स, मास दे रखा है, नेट फोर्स को एज इट इज लिख दो। मास कितना है सर, 2 है, एक्सेलरेशन निकालना है। नेट फोर्स कैसे निकाले सर, अभी तो बताया था, अकॉर्डिंग टू दियर डायरेक्शन, उनका टोटल अलजेब्रिक एड निकाल लेंगे हम। कैसे सर, देखो इस पे एक फोर्स इधर को कर रहा है 10 न्यूटन का एड, इधर को कर रहा है पीछे को 2 न्यूटन। यार वही वाली बात हो गई, मैं किसी चीज को इधर से धक्का दे रहा हूं, मेरे अपोजिट आप आके खड़े हो गए और आप इधर को धक्का दे रहे हो, मेरा फोर्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली चीज उधर को चली जाएगी, ठीक है। मतलब ये दो बंदे मिलके, एक इधर से और एक इधर से, तो ये कम है ये ज्यादा है, तो ओवरऑल ये ब्लॉक इधर जाएगा, तो नेट फोर्स किधर आएगा, इसके अकॉर्डिंग। तो ये इधर है, ये इसके अपोजिट है, तो 10 - 2 यानी 8 न्यूटन। अभी बताया था मैंने आपको, अभी बताया था। वी हैव टू कैलकुलेट द नेट इफेक्ट, है ना, कौन सा ग्रेटर है उसके अकॉर्डिंग किधर मूवमेंट होगा, बस ये तो आप जजमेंट कर ही सकते हो ना। तो यहां पुट कर दो 8
2 into a, तो a आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एक्चुअली, ठीक है। तो आप बोलोगे ये जो बॉडी है 2 kg मास की एक्सेलरेट कर रही है राइट डायरेक्शन में, ठीक है, राइट डायरेक्शन में जा रही है, इधर को जा रही है, इधर को जा रही होगी, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए बॉस, थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जाएगी, आपके कंसेप्ट बिल्ड किए जाएंगे, ठीक है। वेक्टर बैच का यही तो मीनिंग है कि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में फोकस किया जाएगा और आप न्यूमेरिकल जितने ज्यादा कर सकते हो फिर उसके बाद आप और अच्छे से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। तो अभी और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक मैंने करा दिया, एक और देख लो। उसने बोला देखो क्लियर है, वैसे तो ये देखती है आपने बुरा देना है, मतलब आप इसको खुद भी कर सकते हो, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो अच्छा सर ठीक है, उसने बोला एक ब्लॉक है, फिर से मतलब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 2 kg मास लिया था, इसमें भी मैंने 2 kg ही लिया है। अब ये देखो उस पर कितने नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताया भाई 2 डायरेक्शन होती है आपके पास। नॉर्मली जब हम 2D की बात करते हैं तो ये एक्स और वाई, तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग भी लग रहा है कोई, ठीक है। तो मूवमेंट तो भाई उसी के अकॉर्डिंग होना है। तो आपने देखा अच्छा जिस सरफेस पे ये ब्लॉक रखा है दैट इज द स्मूथ सरफेस। आपसे पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा इस ब्लॉक पे नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो आपने देखा यार सर इस ब्लॉक पे 2 फोर्स इधर लग रहे हैं, एक 20 न्यूटन और एक 5, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 20 + 2 दैट इज 25 न्यूटन। और एक फोर्स लग रहा है बैक डायरेक्शन में, देख लो इधर 30 न्यूटन, और आप देख सकते हो 30 न्यूटन इधर जो फोर्स लग रहा है ये वाला, इसको मान लो F1, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो दोनों लग रहा है 25 न्यूटन इधर। तो क्लियर है भाई इन दोनों का सम इससे कम है, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स आया, डायरेक्शन डिफाइन हो गई ना, वो नेट फोर्स किधर को एक्ट करेगा, जिधर को ऑलरेडी ग्रेटर फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये डब्बा किधर जाएगा, जिसका मास 2 kg है, इधर जाएगा या इधर जाएगा, इधर तो नहीं जाएगा क्योंकि इधर का फोर्स कम है ओवरऑल, इधर का ज्यादा है। तो ओवरऑल फोर्स कितना हुआ टोटल, भाई अगर इधर लग रहा है 25 न्यूटन टोटल, इधर लग रहा है 30 न्यूटन, तो मैं फिर से लिख सकता हूं कि यार सर ये ज्यादा है ये कम है, इसलिए नेट फोर्स इसको इधर जाएगा। और वो कैसे निकालेंगे, 30 - 25, यानी इसके पास लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक इधर जाएगा किसी एक्सेलरेशन A के साथ, सीधी सी बात है। अब हमें पता चल गया इन सब फोर्स का एक सिंगल फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे 5 न्यूटन लग रहा है, मतलब हम यूज करेंगे F = m में फोर्स एक्ट कर रहा है कितना बॉस, कितना। अब मैंने निकाल दिया नेट फोर्स कितना आया मेरे पास, 5 न्यूटन आया और मास इसका 2 है, इंटू A, तो A आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो बॉस, मैं डिफरेंट सिचुएशन लूंगा, डोंट वरी। पहले आप देखते जाओ कि क्या सिचुएशन है, नेट फोर्स को कैसे इमेजिन करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं और इसका यूज डिफरेंट सिचुएशन में कैसे करना है, ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। बस आप ध्यान से देखते रहे और अपना कंसेप्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। आप अपने तरीके से भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बहुत सारे फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करा सकते हैं, बट नेट फोर्स कैसे निकालना है दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोकस कर लेते हैं, सामने आपके, आप आराम से पढ़ लो बस, और उसमें जो डेटा गिवन है ना बॉस उसको लिखना है, ठीक है, और उसको समझना है, उसकी लैंग्वेज क्या है, क्या पूछा गया है, ये सब समझना है। तो क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लो। उसने बोला मोटरसाइकिल ऑफ मास 110 kg, ठीक है, मूव अलोंग द हॉरिजॉन्टल रॉड व्हिच एक्सर्ट अ रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 330 न्यूटन। मतलब क्या बात कर रहा है, ये रास्ता है सर, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। और आपकी जो गाड़ी है, सपोज करो आपकी जो गाड़ी है मोटरसाइकिल, भाई देख मेरे को बनाने नहीं आती तो मैं डब्बा सा बना रहा हूँ, आप समझ जाइए, ठीक है। तो वो गाड़ी जो है मोटरसाइकिल वो इधर जा रही है, बट उसने पता क्या बोला है, इस मोटरसाइकिल पे जिस रास्ते पे जा रही है उस पर रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है। रिटार्डिंग मतलब अगर गाड़ी इधर को जाने की कोशिश कर रही है तो उस पर एक फोर्स इधर को लगेगा, इसके अपोजिट एक फोर्स लग रहा है, कितना 330 न्यूटन, ये रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, मतलब ये इसकी मोशन का अपोज कर रहा है, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मोटरसाइकिल ऑफ मास दिस रिटार्डिंग फोर्स इज दिस, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स नीडेड बाय द इंजन टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इन द बाइक। ओ तेरी, मतलब बाइक फाइनली इधर को जा रही है, तो इंजन ने बाइक को इधर को चलाने के लिए कितना फोर्स अप्लाई कर रखा है यहाँ पे, है ना। उसको सपोज करो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इंजन के थ्रू इधर को, और ये इधर को जा रही है, एक्सेलरेशन दे रखा है कितना भाई, एक्सेलरेशन आप पढ़ेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात समझ में आई आपको, इमेजिन करो, प्रैक्टिकली इमेजिन करो, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, आप बाइक लेके जा रहे हो, इधर को जा रहे हो, इधर को जा रहे हो, तो आपने जैसे ही एक्सेलरेट किया, इंजन ने पावर सप्लाई की, तो गाड़ी इधर जा रही है, लेकिन मेरी गाड़ी के अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो लग रहा है 330, ये समझना पड़ेगा क्योंकि रिटार्डिंग है। इंजन ने जो फोर्स लगाया
मूव कराने के लिए वो इधर लगाया। तो इस गाड़ी पे नेट फोर्स कितने हैं समझो, एक लग रहा है इधर को और रिटार्डिंग लग रहा है 330 अपोजिट, और गाड़ी जा रही है आफ्टर ऑल उसने बोला इधर को, है ना। तो नेट फोर्स क्या हुआ, नेट फोर्स जिधर को गाड़ी जा रही है मतलब नेट फोर्स उधर को ही लग रहा होगा, तो इस फोर्स में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, F माइनस 330। सीधी सी बात है। मतलब यार देखो, हमें कैसे पता चलेगा नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, बार बार हम इसी चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं भाई, जिधर को ग्रेटर फोर्स लग रहा है ना उस पर्टिकुलर सिस्टम पे, ठीक है, उधर को ही मूवमेंट होगा। तो हमें पता है ये जो गाड़ी है वो इधर को जा रही है, जो बाइक है वो इधर को जा रही है, ठीक है। तो इधर वाले फोर्स में से अपोजिट को जो उसका अपोज कर रहा है सब्ट्रैक्ट कर देना, तो नेट फोर्स, और नेट फोर्स होता है M × A, तो ये आ गया F माइनस 330। और मास दे रखा है इसका कितना है भाई, मास 110 kg, 110, और एक्सेलरेशन दे दिया 4, ये आ गया F माइनस 330। अब आप कर सकते हो 440, ये इधर आ जाएगा 330 इक्वल टू F, तो आपका ये जो F आया 077 उत्तरी। इंजन ने उसने बोला व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स नीडेड बाय द इंजन, इंजन ने कितना फोर्स लगाया होगा कि इसके अपोजिट फोर्स एक्ट करे और ये गाड़ी इधर को चलती रहे। तो आप देख सकते हो 770 यानी 770 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, इसलिए गाड़ी सीधी चलती रही होगी। इसको अपोज कर रहा है मतलब वो ज्यादा नहीं है, ये फोर्स ज्यादा है, इसलिए गाड़ी अपनी सेम डायरेक्शन में जा रही होगी, बट उसका अपोज इतना फोर्स कर रहा होगा, समझ गए ना। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक द इक्वेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही बिल्ड करनी है। क्या बात कर रहे हो आप, थोड़ा सा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग रखो, धीरे धीरे सोचना स्टार्ट करो तो मजा आ जाएगा। एक और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। अभी ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना आपको, ये सिखाने के लिए करा रहा हूं हाउ टू यूज हाउ टू यूज F इक्वल टू MA, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप कंसेप्ट बिल्ड होने लगेंगे, धीरे धीरे लेवल ऑफ द क्वेश्चन भी इंक्रीज करने लगेगा। बस आप तो सीखो हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। एक और करते हैं, कम ऑन, एक और करते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप क्वेश्चन आपके सामने हैं और क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं और उसमें पढ़ी हुई जो बातें हैं उनको लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज दैट, उसने बोला ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। लेट्स सी, ये है मेरी बस, ये है तेरी बस, ठीक है। तो ये बस है और ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब सर इसकी जो इनिशियल स्पीड है ना वो 0 है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आगे बढ़ लेते हैं। उसने बोला कि एंड मूव्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। स्टार्ट हो गया, वो किसी हिल पे है और वो नीचे को आ रही है, स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसने बोला द बस ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 10 सेकेंड, और ये जो बस है हिल पे है किसी, ठीक है, ऐसे समझो आप, फिर ये नीचे को आ रही है, ठीक है, और ये किसी डिस्टेंस को कवर कर लेती है। डिस्टेंस दे रखी है आपको 400 मीटर, टाइम लिया उसको ऐसा करने में, टाइम ले रही है वो 10 सेकंड का, 10 सेकंड का टाइम ले रही है। इमेजिन करो बस की बस चल रही है, आफ्टर सम टाइम वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है, अच्छी बात है। इफ द मास ऑफ बस इज 5 मेट्रिक टन, यानी बस का जो मास है ना महाराज वो है 5 मेट्रिक टन है, ठीक है। उत्तरी, ये क्या होता है सर ये क्या होता है सर, भाई यूनिट है यार मास की ही, तो इसको आप लिख देंगे केजी में। 1 मेट्रिक टन होता है 1000 केजी, ठीक है, ठीक है, 1000 केजी होता है, ध्यान रखना। तो ये बन गया 5000 केजी। दिस इज योर मास, कम ऑन गाइस, दिस इज योर मास ऑफ द बस। आगे बढ़ो, क्या बोला है, ओके ओके, देन व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। उत्तरी, अच्छा, उसने बोला इस गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई है तो एक्सेलरेट कर रही होगी, तो वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बस। एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स तो निकाल ही लेंगे। फोर्स इक्वल टू होता है बाबा, बाबा मीन्स न्यूटन, बाबा मीन्स F इक्वल टू MA, ओके, नॉट रामदेव बाबा ठीक है। तो आपने फोर्स कैलकुलेट करने के लिए लिखना है दैट इज F इक्वल टू MA। तो हमारा जो रास्ता है F निकालने का वो A से पास होता है, और A को कैसे निकाल सकते हो, याद करो वो जमाना जब मैंने आपको बताया था, उस जमाने में, किस जमाने में सर, कि डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और टाइम, यानी डिस्टेंस और टाइम का जब भी सिचुएशन आएगा तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कम ऑन। तो देखो S है, T है, तो S इक्वल टू होता था ut प्लस हाफ AT²। डिस्टेंस कवर कर रहा है 400, इनिशियल स्पीड 0 हो गई, A निकाल लो, 10 सेकंड का समय लिया है, तो दिस इज 400, 800 हो जाएगा, एंड दिस इज 100 हो जाएगा, एंड ऐसे की तैसी, और A आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन। क्लियर, ये आ गया एक्सेलरेशन। उत्तरी यार सर मतलब ये तो हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसको एक और आगे यहां पटक दो तो ये आ जाएगा मास, मास है 5000,
इंटू एक्सेलरेशन आया 8, 8 पंजे 40, 40,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा भाई। क्या बात कर रहे हो, 40,000 न्यूटन का फोर्स, जो फोर्स है वो बस पे एक्ट कर रहा होगा। सोचो आप 40, जो उसका इंजन मान लो या कुछ भी मान लो, इतना फोर्स उस पर एक्ट वहां पे कर रहा होगा। दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कैसे सीखा, कैसे अप्लाई किया, अब सब कुछ मैकेनिक्स में आप यूज करोगे। देखो सेकंड इक्वेशन वही यूज हो गया एक्सेलरेशन निकालने के लिए। कैसे पता चला यार, डिस्टेंस और टाइम, ये सब कुछ सिखाया मैंने, इसलिए रिवीजन करते रहना बॉस बढ़िया तरीके से। तो यार देखो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जस्ट एक छोटे से फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं। अभी हमने एफबीडी भी नहीं पढ़ी है, बट हम बिल्डिंग कर रहे हैं और मजा आ जाएगा कि इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहे। तो यार सर अब किस चीज की बात करोगे हम, हमने बेसिक फंडामेंटल तो पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे इंपल्स की कॉन्सेप्ट की, फिर हम बात करेंगे थर्ड लॉ की, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड लॉ के बाद आ जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम, और फिर वो चलता ही रहेगा क्योंकि उसमें तो भयंकर चीजें आएंगी तो आप मचाते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ करा दिए। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स। इंपल्स अभी सीख लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट फोर्स से रिलेट करता है, तो ऑब्वियसली यार है ना, एक तरीके की वही सिचुएशन है, फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो उसी सिचुएशन को इंपल्स का नाम दिया गया बेसिकली, ठीक है। तो उसको जल्दी से देख लेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपल्स। सबसे पहले आपने समझना है कि यार सर ये इंपल्स होता ही क्या है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये चीजें हम सब ने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज होती है, मैं एग्जांपल दूंगा आपको। तो भाई पहले तो समझो इंपल्स का मीनिंग क्या है। देखो भाई, जब हम कहीं पे फोर्स अप्लाई करते हैं और बहुत ग्रेटर अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर देते हैं फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, इन ए शॉर्ट रेंज ऑफ टाइम, है ना, कम टाइम में ज्यादा फोर्स ज्यादा अप्लाई कर देते हैं, तो वहां पे बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आता है उस सिचुएशन को ही बोलते हैं इंपल्स। मतलब यार वही वाली बात है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी का मोमेंटम जब चेंज हो रहा होगा अगर, तो उसी को बोल दिया गया है इंपल्स। और अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो न्यूटन का सेकंड लॉ आपको भूलने का नहीं बॉस, उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा सर एग्जाम्पल कैसे, देखो भाई जैसे 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 आपको कभी कभी ना कभी तो मम्मी ने थप्पड़ मारा ही होगा अचानक, नोट ऐसे ऐसे नहीं, फटाक से, ठीक है। तो जब आप थप्पड़ मारते हो ना फटाक, मैं नहीं मारूंगा अपने आप को, दांत नहीं दिखाने हैं बॉस, ठीक है। जब मैं फटाक से, तो बहुत तेजी से थप्पड़ लगेगा, तेजी से कम टाइम में, तेजी से कम टाइम में, तो जो मोमेंटम चेंज होगा, जैसे हम थप्पड़ मारते हैं ना वैसे हो जाते हैं, तो स्पीड 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 है ना फोर्स के लगने से। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे फुटबॉल खेल रहे हो आप, ठीक है, फुटबॉल पे आपने किक मारा फटाक, है ना, जोर से किक मारा, फुटबॉल गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, इंपल्स का चेंज होना है। क्रिकेट खेल रहे हो आप, आपने मारा फटाक, तो जोर से मारते हैं ना फटाक से, जोर से, है ना, कम टाइम होता है बॉल और बैट के बीच में हिटिंग का, फटाक से इंपल्स, वेलोसिटी चेंज हो जाती है कि नहीं। अब एक एग्जाम्पल तो आपने बहुत बचपन से सीखा होगा, जब कोई भी प्लेयर है, आपने भी खेले हैं मैच, मैंने भी खेले हैं, हम टीवी में देखते हैं, तो हम जब कैच करते हैं ना तो ऐसे हाथों को पीछे खींच लेते हैं क्योंकि वो बहुत स्पीड से आ रहा है, ठीक है। और जब वो हमारे हाथ में लगेगा तो चोट लगेगी ना, बहुत ज्यादा फोर्स कम टाइम में लग जाएगा ना यार, तो उस फोर्स को कम करने के लिए हम थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, तो हाथ को पीछे खींचना मतलब अगर वो गिरने वाली थी तो थोड़ा लेट गिरेगी, कूल, इसलिए ऑटोमेटिक होता है, प्रैक्टिकली है, खेल खेल के आया, ठीक है। यही हम पढ़ रहे हैं साइंस में। सर मतलब और कुछ हो सकता है, मतलब और कैसी चीजें, ऐसे समझो, देखो जैसे नेल है, कील है मेरे पास, दीवार में मैंने इसको ऐसे गाड़ना है, ठीक है, तो एक मैं बड़ी सी हैमर लेके आऊंगा, बड़ा सा हैवी सी चीज कुछ लेके आऊंगा और इसको यहां पकड़ूंगा, जोर से मारूंगा, ऐसे ऐसे मारूंगा तो कभी अंदर नहीं जाएगी, तो मुझे जोर से मारना पड़ेगा। तो वो जो लार्ज फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना आप यहाँ पे, ठीक है, एक कम से कम टाइम में लार्ज फोर्स, तो वो जो नेल है वो तुरंत अंदर जाएगी, उसमें मोशन क्रिएट होगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा। प्रैक्टिकली अगर देखना है ना तो भाई कभी किसी के साथ कुछ ऐसा कर देना कि वो बंदा डिस्टर्ब हो जाए और फिर तुम्हें घुमा के मारेगा ना, फटाक से गिरोगे ना जाके, जैसे फिल्मों में नहीं होता है, फिल्मों में तो ऐसे ही होता है ना, खासकर आजकल जो मूवी चलती है ना, बंदे हीरो ने मारा एक मुक्का फटाक और बंदा जाके पड़ा दूर, ठीक है। और कभी ना किक, घोड़े की किक, अगर गलती से भी आप किसी हॉर्स के पीछे जा खड़े होगे और आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, भाई ऐसी लात मारेगा ना, दूर पड़ोगे जाके, इंपल्स, है ना। फोर्स अप्लाई करने से, लार्ज फोर्स अप्लाई करने से कम टाइम में जो मोमेंटम चेंज हुआ, दैट इज इंपल्स। अब आपके दिमाग में, बुद्धि में चला गया होगा मैं क्या बातें कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इंपल्स को हम आई से ही डिनोट करेंगे, एंड कम ऑन गाइस, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। ये पहले बात तो आप याद रख लो, ये होता है न्यूटन, ये होता है सेकंड, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट,
अब देखो, अब ये जो कंसेप्ट है भाई, बाबा ने बोला था कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो होता है डीपी ओवर डीटी, मैंने बोला हाँ, तो अगर ये मैं इसको निकालूं यहां से तो डीपी आ जाएगा एफ इंटू डी टी, यस। और ये तो स्मॉल मोमेंटम चेंज हुआ है, अगर टोटल मोमेंटम चेंज निकालना चाहते हो P1 से P2, टाइम लेना है आपने T1 से कुछ T2, तो ये मोमेंटम का चेंज आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ठीक है। और ये टाइम हो रहा होगा T1 से T2 क्योंकि टाइम का फंक्शन होगा। तो ये जो मोमेंटम चेंज आ रहा है इसी को बोला है इंपल्स, समझे, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम इज इंपल्स। सो वी कैन राइट गाइस, वी कैन राइट कि इंपल्स इज कॉल्ड एज चेंज इन मोमेंटम, मतलब फोर्स इनटू अप्लाइड फोर्स इनटू दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये है आपका इंपल्स की डेफिनेशन, द फॉर्मूला यू कैन राइट। ओके, सो इंपल्स कैन बी रिटन एज चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इनटू फोर्स इनटू टाइम। तो आपके पास है, मतलब ये इसके भी इक्वल है और ये तो है ही एक्चुअली में, म्यूचुअली ऑल दीज थिंग्स आर इक्वल। कम ऑन, अब देखो, अगर सर मोमेंटम नहीं दे रखा है तो क्या लिख सकते हैं भाई, हमें पता है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो यार इंपल्स को ऐसे भी तो लिख सकते हो, एम v2, मास बाहर आएगा तो v2 माइनस v1, ऐसे लिख सकते हो ना वेलोसिटी के टर्म्स में, ऑब्वियसली। और ऑब्वियसली ये तो f इंटू टी तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यार, अगर फोर्स वेरिएबल है, इफ फोर्स इज वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स है, मतलब सर कैसे, टाइम का फंक्शन दे रखा है, इस तरीके का फोर्स है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो भाई इंपल्स निकालने के लिए यू हैव टू इंटीग्रेट T1 से T2 F इंटू डी टी, फोर्स की जो भी वैल्यू होगी इसको यहाँ पुट कर देना, इंटीग्रेट कर देना, आपका आंसर बन जाएगा। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। पहले कंसेप्ट सीख लो क्या है, मैं काफी क्वेश्चन आपको खुद भी कराऊंगा, असाइनमेंट से दूंगा, बाकी आप प्रीवियस से सॉल्व करेंगे, किसी बुक से सॉल्व करेंगे, जो मटेरियल आपके पास है उससे सॉल्व करते रहेंगे और करते रहेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का भी यूज होगा वेरिएबल कंडीशन में, ठीक है, वेरिएबल, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला यू कैन यूज, डायरेक्ट फॉर्मूला यू कैन यूज बॉस, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन अ बॉडी में मोमेंटम का चेंज हो रहा है, दैट इज द इंपल्स, ठीक है। वो जो चेंज हो रहा है मोमेंटम में, माने मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज इंपल्स, सिंपल। सिंगल मोमेंटम तो मोमेंटम ही है ना भाई, फोर्स अप्लाई करने के बाद सिंगल मोमेंटम, बट वो चेंज हुआ, उस चेंज को इंपल्स का टेक्निकली नाम दे दिया गया है। यूनिट मिल गई, फॉर्मूला मिल गया, कंसेप्ट मिल गया, क्या है, क्लियर है। अब इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, चलो भाई ग्राफिकल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, आपको बताऊंगा कैसे आपने उड़ाने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके, सो ग्राफिकल कंसेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर देखा गया क्वेश्चन ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से ज्यादा रिलेटेड इसमें आते हैं। सो दैट्स व्हाट इज दैट। तो मैंने अभी आपको बताया मोमेंटम इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू टाइम। फोर्स अगर वेरी नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट आप ले सकते हो, अगर वेरी कर रहा है तो मैंने लिखा था इंटीग्रेशन T1 से T2 F इंटू डी टी, जब वेरिएबल फोर्स होगा तो ये रहा। और याद करो ये फोर्स इंटू टाइम है, अगर आपको एक ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे फोर्स है और दोस्तों इधर लिखा है टाइम, ठीक है, ये टाइम है, एफटी ग्राफ है, मतलब समझना आप, एफटी ग्राफ है, फोर्स वर्सेस टाइम, ठीक है, नॉट डिस्प्लेसमेंट, टाइम है ये। और आपको ग्राफ कुछ ऐसे दे दिया है, सपोज करो ये कुछ ग्राफ दे दिया है, कुछ भी मान लिया मैंने इस तरीके से, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जा रहा है सर, तो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो कितना टाइम है, यहाँ से यहाँ तक T1 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ खत्म हुआ तो कितना टाइम है, T2। तो इसके ग्राफ के अंदर जो एरिया है ना A से B तक, ये एरिया, दैट एरिया विल गिव अस व्हाट इज दैट, इंपल्स, है ना। जब भी फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो इसके अंडर ये जो एरिया होगा इसी को निकालेंगे, क्योंकि जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे ना स्मॉल स्ट्रिप के लिए, यहाँ से यहाँ तक देखो, इधर यहाँ से यहाँ तक के लिए ये स्मॉल टाइम इंटरवल होगा dt और यहाँ पे कुछ फोर्स होगा ये F, तो इसका जब एरिया निकालोगे आप स्मॉल तो वो आ जाएगा, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी फोर्स इंटू dt, और टोटल एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ F dt, और इंटीग्रेशन करेंगे टोटल एरिया के लिए T1 से लेके T2 तो T1 से लेके T2, तो दिस इज कॉल्ड एज एरिया अंडर द कर्व, है ना, एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ, ठीक है। जब भी फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो दैट एरिया कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 F dt। इसका मतलब मैंने इंटीग्रेशन में बताया था, इसका मतलब ये एरिया होता है, और ये एरिया क्या है, इंपल्स है ये, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये वैल्यू इंपल्स के इक्वल होती है। या इसी को आप लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम, इसी को आप लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम। यानी आज के बाद किसी भी एप्टी ग्राफ से अगर आपसे पूछा गया चेंज इन मोमेंटम निकालो, एप्टी ग्राफ है तो एरिया निकाल के आ जाना, वही आंसर होगा। इंपल्स निकालो, एरिया निकाल के आ जाना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब एक बात का ख्याल रखें, क्या सर, देखो सपोज करो ये फोर्स है, ये टाइम है, और एक ग्राफ आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये ग्राफ दे रखा है। वैसे मैंने कुछ ज्यादा ही समझाने के लिए थोड़ा अच्छा बनाते हैं, अटपटा ले लिया है,
ठीक है। तो ये है सर फोर्स और ये है सर टाइम, ठीक है सर। ऐसे मैंने ले लिया कि भाई एक ग्राफ इस तरीके से दे रखा है कुछ ऐसे। तो ये देखो, ये ऊपर वाला एरिया है, ये इसका नीचे वाला एरिया है, ये ऊपर वाला। तो टाइम एक्सिस से ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेना है और इसका नीचे एरिया नेगेटिव लेना है जब आप टोटल इंपल्स निकालो या चेंज इन मोमेंटम निकालो अकॉर्डिंग टू द गिवन शेप जो भी बन रही होगी उसके अकॉर्डिंग। कैसे सर? सपोज करो उसका टोटल एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया ले लो A1 और नीचे वाला ले लो A2 और ये वाला बन जाएगा ट्रायंगल वाला A3। तो A1 तो ऊपर है प्लस आ जाएगा, ये नीचे है तो माइनस लेना है, ये ऊपर है तो प्लस लेना है और भी होंगे तो ऐसे ही ऐड करते जाना है। नीचे वाले प्लस माइनस, ऊपर वाले प्लस, सिंपल। यहां से जो टोटल एरिया आएगा वही इंपल्स बोलो या वही चेंज इन मोमेंटम। यही कंसेप्ट है यार। कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। बस आप समझो केवल हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट। क्लियर है बॉस? हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और भाईजान एक बार अगर चेंज इन मोमेंटम आ गया ना तो उस पार्टिकल की जिसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया काइनेटिक एनर्जी भी निकाली जा सकती है। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है p²/2m होती है। तो ये मोमेंटम का जो चेंज आ गया यहाँ से वो निकाल लेना, यहाँ पे पुट कर देना, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। कुछ भी पूछ सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन की क्वेश्चन में क्या पूछा गया। बेसिक फंडामेंटल हमारा क्लियर है या नहीं है? ये बहुत जरूरी है, ये लाजमी है, वरना सबाना लाजमी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे पहले, उसके बाद चलेंगे हम और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। पहले कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको अप्लाई कैसे करते हैं इसको समझ लिया जाए। ओके गाइस, सो हियर इज द क्वेश्चन आप पढ़ लो ध्यान से। छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट अप्लाई करना सिखा के जाएगा। डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, आप चेक करें। उसने बोला वेरिएबल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। ध्यान से, वेरिएबल फोर्स है मतलब ये जो फोर्स है पक्का टाइम पे डिपेंड कर रहा है। आप देख सकते हो टाइम वर्सेस फोर्स वर्सेस टाइम आपको ग्राफ दे रखा है और फोर्स लीनियरली ऐसे वेरी कर रहा है, लीनियरली। तो वेरिएबल कैसे है? क्योंकि टाइम की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? सो उसने बोला कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। उसने बोला एट रेस्ट, यानी इनिशियल स्पीड है इसकी 0, ठीक है, और उससे स्टार्ट होकर आगे मूव करता है, शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द इंपल्स ऑफ द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकंड। इंपल्स निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट इंपल्स इन फर्स्ट 2 सेकंड। मतलब यहां से स्टार्ट हुआ 0 सेकंड से और यहां तक का जो टाइम लिया उसने 2 सेकंड का टाइम लिया है। यार क्या बात कर रहे हो? जैसे ही आपकी ग्राफ गिवन होगा, ग्राफ अगर गिवन होगा और इंपल्स निकाले या चेंज इन मोमेंटम पूछे, यू जस्ट कैलकुलेट एरिया अंडर दिस कर्व। और ये एरिया किस शेप पे डिपेंड कर रहा है? देखो ये शेप बन गई ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल ले, हाफ इंटू बेस। बेस है 0 से यहां तक, दैट इज 2। हाइट है ये यहां तक, दैट इज 8, या जो भी होगी ये कैंसिल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 8। और मुझे पता है इंपल्स एरिया ही तो होता है, तो दिस इज 8 न्यूटन सेकंड। आंसर 2 सेकंड में पूछा था। उतने जहां तक पूछा उतना ही ग्राफ निकाल लो, मजा नहीं आ गया? जहां तक पूछा उतना ही। अब ये ग्राफ के एरिया तुम्हें निकालने आना चाहिए, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, व्हाटएवर जो भी होगा भाई, अब आपको पता होना चाहिए। देखो यार इतनी चीजें आप बढ़िया तरीके से करके जाएंगे। आगे पूछा है एंड द स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकंड। यार क्या बात कर रहा है भाई? उसने बोला कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी स्पीड पूछ रहा है क्या? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकंड? लेट्स सी। देखो भाई आफ्टर 2 सेकंड यानी इस पॉइंट के बाद जब उसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी ये निकालना है। अगर जब स्पीड पूछे और इंपल्स पता हो, यार I इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। अभी तो बताया था मैंने, जब भी स्पीड की बात करेगा तो v2 माइनस v1। इनिशियल स्पीड 0 है, आफ्टर 2 सेकंड पूछ रहा है और इंपल्स आ चुका है आपका 8। तो भाई यहां पटक दो 2 इंटू v2 आफ्टर 2 सेकंड जो फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी होती है v2, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। ये हो गया कैंसिल, तो v2 आ गया 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? ठीक है भाई, क्लियर हुआ। तो सिंपल है, इजी है, आराम से अप्लाई कर सकते हो। धीरे धीरे ग्राफ को हम और मॉडिफाइड करते जाएंगे, धीरे धीरे आप कंसेप्ट समझते जाओ। पहले हमने इंपल्स निकाल लिया, सर एरिया ही तो निकालना था। उसके बाद हमें पता है अगर वेलोसिटी निकालनी है, जब भी वेलोसिटी की बात करेगा ना भाई, जब भी वेलोसिटी गिवन हो, इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम की बात करेगा तो हमेशा ये एक्सप्रेशन यूज होगा। सिंपल है, आपको दिख भी रहा है, रिलेट आप करा सकते हैं। एक और देखते हैं इसी तरीके का बेहतरीन क्वेश्चन, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। अब देखो ध्यान से, ये हुआ कि जब फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू और लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बॉस। ओके गाइस, सो एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और कंसीडर कर लिया। आप ध्यान से देख लो, पहले पढ़ लो। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, उसके बाद इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे। बट यहाँ पे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, व्हाट इज दैट? व्हेन द व्हेन द ग्राफ बिटवीन द फोर्स एंड टाइम इज गिवन, व्हाट इज दैट? तो आपने देखा, सबसे पहले देख लिया करो जो ग्राफ गिवन है वो किसके बिटवीन है। चलो भाई, यहाँ पे है फोर्स उत्तरी की न्यूटन में, यहाँ पे है टाइम इन सेकेंड्स। उसने पूछा है, देखो भाई ये थोड़ा सा मैंने ऐसे लिखा है, समझना पड़ेगा। उसने बोला है फाइंड चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg
फ्रॉम द गिवन एप्टी ग्राफ एट t इक्वल टू 8 सेकंड। ध्यान से समझना 8 सेकंड पर, तो हमें 8 सेकंड तो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो पूरे ग्राफ यूज करना पड़ेगा। तो देखो ये वाला जो एरिया है इसको A1 मान लो, और ये नीचे वाला जो एरिया है इसको A2 मान लो, अपर एरिया जो है ये इसको A3 मान लो। मैंने आपको बताया था अपर जितने भी एरिया होंगे इस एक्सिस से वो पॉजिटिव और नीचे वाले लेने हैं नेगेटिव। हमें कैलकुलेट करना है इंपल्स। इंपल्स का मतलब होता है नो चेंज इन मोमेंटम, तो इंपल्स निकाल लो यार, वही तो चेंज इन मोमेंटम होता है। और ये किससे मिलेगा? एरिया निकाल लो बस। तुम्हारा मेन टारगेट है यार टोटल एरिया निकालना है, ठीक है। तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे सर? टोटल एरिया आएगा, ये देखो पॉजिटिव लेना है, ये नीचे है नेगेटिव लेना है, ये ऊपर है पॉजिटिव लेना है। अब बस डिफरेंट शेप जो भी है एरिया की उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज कर लो। दिस इज ट्राइंगल, तो इसका एरिया क्या होगा? देखो हाफ इंटू बेस, बेस मतलब यहां से यहां तक 0 से 2 यानी 2 ही रहेगा, इंटू हाइट ये यहां से यहां तक कितनी है 4 माइनस दिस वन A2 नीचे है ये, ठीक है, ये इंटू ये, तो ये कितनी है इसकी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 2 न्यूटन। तो दिस इज 2, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लेनी पड़ेगी ना, और यहां से यहां तक जा रहा है तो 2 बिटवीन 6, 2 और 6 के बीच का डिफरेंस 4, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लेनी है क्योंकि ये रेक्टेंगल मान के चलना है, ठीक है। इसको भी रेक्टेंगल मान के ही चलना है, ठीक है। अब ये देख लो, तो प्लस ये वाला देखो इसकी लेंथ कितनी है ये वाली, ठीक है, दिस इज 8 और विड्थ कितनी है इसकी, 6 से 8 दैट इज 2, तो 8 इंटू 2 खत्म कहानी। अब सॉल्व कर लो, ये आ गया 4 8 16, तो ये आ गया 4 प्लस 8 व्हाट इज दैट 12 न्यूटन सेकंड। एरिया आ गया टोटल, यही है चेंज इन इम्पल्स और यही है चेंज इन इम्पल्स और यही है आपका सॉरी क्या बोल रहा हूँ, चेंज इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, और यही है आपका इम्पल्स। देख लो भाई कैलकुलेशन मेरे से गलत हो सकता है, जल्दी में कैलकुलेशन करने के चक्कर में, तो आप देख लेना ह्यूमन एरर, दैट इज व्हाट इज ह्यूमन एरर। ओके, सो ये कंसेप्ट है, मेरा काम है आपको यहाँ पे बताना कि कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन तो किसी भी तरीके के किसी भी टिपिकल सिचुएशन में दिया जा सकता है, बट कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है, दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। एक और ट्राई करें। The graph, if the graph is not given between force and time, it is given between displacement and the time, then what to do man? अगर ये displacement and time के बीच given होगा तो क्या approach करोगे? Important. Let's see. Okay, so here is the question. That is the really important question. एक basic सा question है, आप आराम से use कर सकते हो. What is that, sir? Here is the figure and the position time graph of the particle of mass 0.1 kg is shown in the figure. Then what is the impulse at t equal to 2 second? है ना, 2 सेकंड पे impulse बताना। चल भाई देखो, अब की बार जो ग्राफ गिवन है ना आपको पास, वो है टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और टाइम। तो ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, और जहां से इसने डायरेक्शन चेंज की वहां पे टाइम है 2 सेकंड, ठीक है भाई। उससे पहले यहाँ पे कहीं टाइम है 1 सेकंड, और ये 0 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद टाइम है 3 4 जो भी मान सकते हो, 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, मतलब 2 के बाद ये कांस्टेंट है, बस ऐसे समझो। देखो कांस्टेंट है, 2 के बाद टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं कर रहा है अपनी वैल्यू, क्योंकि 2 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है डिस्टेंस की, पोजीशन की, वो है 4 मीटर। समझ गए होंगे आप, ठीक है। ये 4 है, फिर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कहीं 6 मीटर है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसे दे रखा है। अब उसने बोला इसका जो मास है वो 0 पॉइंट है, मास भी दे रखा है 0.1 kg, अच्छी बात है। और क्या दे रखा है सर? नथिंग। 2 सेकंड पे निकालना है भाई। देखो अब ध्यान से, उसने बोला 2 सेकंड पे कैलकुलेट करो इम्पल्स। चल भाई, जब भी इम्पल्स निकालना हो तो आपको पता है इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम या फोर्स इनटू टाइम। भाई ये वाला तो यूज नहीं होगा क्योंकि फोर्स नहीं गिवन है, तो हम यूज करेंगे ये। तो I इज इक्वल टू हो गया P2 माइनस P1, तो I इज इक्वल टू हो गया मास, क्योंकि आपको पता है ना P इज इक्वल टू होता है mv। P2 लिखोगे तो मास सेम है V2, P1 लिखोगे तो मास सेम है V1, तो मास कॉमन ले लो ना, V2 माइनस V1। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज, बताया तो था मैंने, ठीक है। तो मास की वैल्यू पटक दो, कितनी है सर? 0.1। V2 कितना है नहीं पता, V1 कितना है पता ही नहीं। अब देखो ध्यान से, उसने बोला 2 सेकंड पे निकालो भाई। यहां पे तो ग्राफ यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे जो उसकी वेलोसिटी होगी 2 सेकंड पे, दैट इज द फर्स्ट वेलोसिटी, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये एक्सटी ग्राफ है, याद करो, जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और उसकी हम स्लोप निकालने तो वेलोसिटी मिल जाती है ना भाई, तो इसकी स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालोगे tan थीटा, और tan थीटा देगा हमें वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि आपको पता है v tan थीटा आएगा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, तो यही तो tan थीटा है। तो वेलोसिटी आ गई परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर पे क्या है, ये लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक, दिस इज इक्वल टू 4, तो 4 डिवाइड में बेस क्या है यहाँ से यहाँ तक 0 से 2 तक, तो 2, तो v आ गई 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड।
क्लियर है? तो 2 सेकंड तक जो वो वेलोसिटी मेंटेन कर रहा है वो इतनी है। अब उसके बाद ये ग्राफ हो गया कांस्टेंट पैरेलल टू दिस एक्सिस, और आपको पता है जब ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो इसके बाद थीटा हो जाता है 0, मतलब वेलोसिटी हो जाएगी 0। बताया था मैंने, एक्स टी ग्राफ सिखाए तुम्हें, ध्यान से समझना। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी 0। जब भी ग्राफ पैरेलल हो जाए इस एक्सिस के तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर एक्स टी ग्राफ है, स्लोप 0 हो जाती है ना भाई, तो पटक दो यहाँ पे, तो इंपल्स आ जाएगा 0.1, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी आई 2, तो दोस्तों आ गया 0.2, अभी माइनस, ठीक है, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड, ध्यान देना, साइन का भी ध्यान देना, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन आंसर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से आप मचा सकते हैं, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पे पहले उसके बाद वेलोसिटी थी, उसके बाद 0 हो गई, तो उसी की वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर आंसर में नेगेटिव नहीं है, यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड 0.2 न्यूटन सेकंड। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। सर उसने तो न्यूटन सेकंड लिखा ही नहीं, तो यार आप उसमें केजी वाले टर्म्स में लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, बना तो सकते ही है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये आपके पास क्वेश्चन, और किस तरीके से हमने सॉल्व किया, किस तरीके से हमने इसको अप्रोच किया, ये हमने सीख लिया। एक और करा दूं क्या, देख लो, डिपेंड करता है कि आपने कंसेप्ट जो है किस तरीके से आप यूज कर रहे हो। अब इसका ना एक बेहतरीन कंसेप्ट पहले सिखा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, एप्लीकेशन कैसे करते हैं इसका, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये जो सिचुएशन में आप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये बहुत औसम होने वाली है। ये काफी इसका यूज करके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनाए गए हैं। तो पहले कंसेप्ट सिखा देता हूँ, एक बार कंसेप्ट याद हो गया, क्वेश्चन उड़ा देना, अपने आप उड़ा देना। मल्टीपल टाइम इस पे क्वेश्चन देखे गए हैं, पूछे गए हैं, इसमें कोई शक वाली बात है इच नहीं, हो ही नहीं सकता बॉस। तो क्या है सर, देखो मैंने थोड़ा, मेरी राइटिंग ऐसी है भाई, रफली सी होती है यार, डॉक्टरों को पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसी ही बन गई है, टेंशन नहीं है, तो आपने समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने बोला व्हेन ए रबर बॉल, ठीक है, स्ट्राइक्स ऑन ए वॉल एट एन एंगल थीटा विद द वॉल, लेट्स सी कैसे। अब आप कैसे भी ले सकते हो, जैसे आपने क्रिकेट खेलने से पहले हम क्या करते थे, आपने किया होगा अगर, ठीक है, आपने अगर किया होगा तो हम बॉल लेते थे और दीवार में ऐसे मारते थे, फटाक, फिर कैच करते थे, तो बॉल किसी एंगल से जाती थी, किसी एंगल से आती थी, ठीक है। तो ऐसे समझो। तो कैसे सर, देखो, लेट्स सी, देयर इज ए वॉल, ये आपकी वॉल है, ठीक है। तो अगर ये आपकी वॉल है दोस्तों, ये वाली, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक बॉल यहां से मारी जिसका मास m है, और ये किसी स्पीड से जाएगी और इस पे टकराएगी, और दीवार के साथ एंगल बनाना है थीटा, ध्यान से समझना, विद द वॉल, दिस इज योर वॉल, वॉल के साथ एंगल बनना चाहिए। अच्छा सर, और जिस स्पीड के साथ जा रही है, लेट्स सी v, ठीक है। अब वो बोलता है कि टकराने के बाद इस पॉइंट पे जब वो टकराई तो इसने टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट लिया कुछ t, है ना, टी लिया, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट था यहाँ टी, वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, टकराई तुरंत आ गई, वेरी स्मॉल टाइम, कॉन्टैक्ट टाइम है ये। तो पता है क्या बोल रहा है कि सेम एंगल से सेम स्पीड के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी ये जो एंगल है वही है जो जिसके साथ इंसिडेंट करी थी, जब रिफ्लेक्ट होके आएगी स्पीड भी सेम है, स्पीड चेंज नहीं हुई, स्पीड चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो बताओ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द वॉल, ठीक है। बॉल जब वॉल के साथ टकराएगी तो कितना फोर्स एवरेज अप्लाई करेगी इस वॉल के ऊपर, तो फोर्स कैलकुलेट करना है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो आपने देखा यार सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए इंपल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। भाई ध्यान से आप इमेजिन करो, एक बॉल आपने ली और तेजी से फेंक के मारी दीवार पे और आपने कैच किया उसको फटाक से, तो वो जब दीवार पे टकरा रही होती है ना, उसका जो टकराने का टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत स्मॉल होता है। जब भी कभी लार्ज फोर्स बहुत कम टाइम में एक्ट करे, समझ जाना इंपल्स होएगा, इंपल्स का कंसेप्ट होएगा, ऐसे समझ जाना। और जब भी बॉल, क्रिकेट, इस तरीके की बातें करेगा तो इंपल्स का कॉन्सेप्ट ही आएगा वहां पे, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो। और ये तो स्पेसिफिक केस है वैसे भी। अब क्या करेंगे सर, भाई ध्यान से देख लियो, यहां पे जो आएगा ना, अगर इसका कंसेप्ट हम डिटेल में एनालिसिस करें तो कैसे करेंगे, देखो जिस पॉइंट पे वो टकरा रही है ये रहा, अब इस पॉइंट पे जो वॉल है वो तो वाई एक्सिस का काम करेगी, लेकिन यहां पे अगर मैं बना दूं ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये बना दी मैंने एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और टकराने के लिए जो टाइम लिया है उसने टाइम ड्यूरेशन टी लिया है, ठीक है, इसके साथ एंगल बन रहा है। तो देखो इसका इंपल्स की डायरेक्शन ये है, ये है, और इधर आते हुए ये है इसके इंपल्स की डायरेक्शन। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। तो ये बन गया दीवार, ये वाई एक्सिस, और ये बन गई एक्स एक्सिस। पहले कंसेप्ट सिखा देता हूँ ना, वैसे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करना है इसमें, फिर भी टाइम बचाने के लिए। अब देखो ये जब आ रही थी तो इसका मोमेंटम इधर है एम वी, और एंगल है ये। जब ये इधर आ रही है तो मोमेंटम ये, फिर से एम वी, एंगल है ये। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, कंपोनेंट बनाने हमने सीख रखे हैं बढ़िया तरीके से। तो जिसके साथ एंगल बना रहा है, डायरेक्शन है डाउन, तो ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, तो इस पे जाएगा डाउन, यानी इसका एक कंपोनेंट इस एक्सिस पे आएगा डाउन, यानी एम वी कॉस थीटा। सिमिलरली
चूंकि जब इसको इधर घुमाओगे आप एक्स एक्सिस की तरफ तो इधर को जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दैट इज एम वी साइन थीटा। बात समझ में आई। और जब ये नीचे को आ रहा होगा एम वी के साथ, तो इसके साथ एंगल बना रहा है, तो देखो ये कंपोनेंट जब इस पे आएगा डाउन, यानी एम वी कॉस थीटा। यार क्या बात कर रहे हो यार। और जब ये एक्स एक्सिस पे जाएगा तो इधर जाएगा इसके अपोजिट, यानी इधर, तो ये भी बनेगा एम वी साइन थीटा। थोड़ा सा बता रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं। अब देखो जब चेंज निकालोगे मोमेंटम पे, तो वाई एक्सिस पे भी है, एक्स पे भी है। ओहो अच्छा, हाँ अगर मैं वाई एक्सिस पे चेंज निकालूं, मोमेंटम का चेंज अगर मैं वाई एक्सिस पे निकालूं महाराज, तो आप देख सकते हो दोनों मोमेंटम सेम डायरेक्शन में है और दोनों सेम भी है, एम वी कोस थीटा एम वी कोस थीटा, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप लिखोगे फाइनल भी डाउन है, ठीक है, डाउन है, और डाउन डायरेक्शन मान लो नेगेटिव, अप डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव। तो जब ये निकालोगे तो लिखोगे माइनस एम वी कोस थीटा, फिर माइनस चेंज निकाल रहे हैं ना हम, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये वाला माइनस आ गया। अब ये भी नीचे है तो माइनस एम वी कोस थीटा। अब देखो माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल, यानी वाई एक्सिस पे देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, नो वे एट ऑल, ठीक है, वाई एक्सिस पे। तो कौन से एक्सिस पे है, ये वाली जो इसके परपेंडिकुलर है। तो यहां पे ध्यान देख सकते हो जो मोमेंटम का चेंज आ रहा है वो इसकी परपेंडिकुलर पे आएगा, यानी एक्स एक्सिस पे आएगा मोमेंटम का चेंज, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कौन से वाला था, टकराने के बाद वाला ये था, और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव में है इधर, माइनस एम वी साइन थीटा, माइनस इनिशियल क्या था इधर पॉजिटिव एम वी साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 एम वी साइन थीटा। यू कैन सी गाइज दिस इज द चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। ये तब होगा जब बॉल जब दीवार पे टकराएगी और दीवार के साथ एंगल बनाएगी थीटा, वॉल के साथ एंगल बनाएगी, नॉट विद दिस एक्सिस, ठीक है। तो ये तब लेना है, ठीक है। माइनस का मतलब आप ऑब्वियसली आपको पता ही है कि चेंज हो रहा है डायरेक्शन में, तो ये आप देख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड आप 2 mv sin थीटा लेना है और वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, बस सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स, ठीक है। इंपल्स मतलब सर इंपल्स पूछे, चेंज इन मोमेंटम पूछे तो क्या करके आएंगे 2 mv sin थीटा, सिंपल। सर अगर फोर्स पूछ ले तो भाई हमें पता है इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, तो ये बन गया 2 mv sin थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, इसी से क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे, इसी से क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। फोर्स निकाल लेना, टाइम गिवन होगा, मास गिवन होगा, वेलोसिटी थीटा, सब कुछ गिवन होगा। बस एक चीज याद रखना, दिस थीटा विद वॉल, ये जो थीटा है ये वॉल के साथ है। कभी कभी पता है क्या होता है, देखो कभी कभी ये होगा आपके साथ कि ये वॉल है, बॉल यहां से आके टकराई लेकिन वॉल के साथ एंगल नहीं दिया, ये दे रखा है थीटा, सपोज करो कुछ एंगल ये, तो हमने ये थीटा निकालने के लिए सपोज करो ये एंगल कुछ दे दिया θ1, लेकिन हमें तो वॉल के साथ ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये टोटल एंगल 90 है, तो थीटा निकालने के लिए हम 90 माइनस θ1 कर देंगे। ये थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन में भाई, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना है अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो एंगल किसके साथ दे रखा है, वी हैव टू टेक द एंगल विद द वॉल, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। अदरवाइज अगर ये एंगल दे रखा होगा तो यहाँ cos थीटा ले लेना, फिर ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो एक ही है, आपने इस तरीके से कंसेप्ट समझ लेना है। क्लियर, एक क्वेश्चन करें, फंडा इजिली कैसे यूज करना है आपको समझ में आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो आपके दिलो दिमाग में एंटर कर जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, ओके गाइस, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा, आपके एग्जाम में जिस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं आप कर सकते हो। जो अभी कंसेप्ट सीखा है ना भाई, उसको बस अप्लाई करना है। Read the question carefully, write down the given equation, given data in the question, उनको याद करो और उनको देखो क्या दे रखा है, and then try to find out the situation कि क्या concept इसमें यूज हो रहा है। Just use the formula directly. Let's see कैसे। देखो भाई, उसने बोला ए रबर बॉल ऑफ मास 0.4 kg, एक रबर बॉल है जिसका मास दे रखा है 0.4 kg। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही आपने भी फॉलो करना है ना। क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका सीखना है। हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, वॉल की बात नहीं कर रहा, ग्राउंड पे टकरा रहा है, आपके हाथ में बोला ऐसे मारी फटाक, तो उसने बोला जैसे ही बॉल आके ग्राउंड पे टकराएगी तो ग्राउंड के साथ एंगल है ये, तो ये थीटा लेंगे डायरेक्टली। मैंने बोला जिस सरफेस पर टकरा रही है उसी के साथ एंगल लेना, वॉल है तो वॉल, ग्राउंड है तो ग्राउंड। क्लियर हुआ, तो ये आ गया थीटा एज इट इज। फिर क्या बोल रहा है सर आगे, विद द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स एट द सेम एंगल विदाउट एनी चेंज इन स्पीड, मतलब एंगल भी सेम रखा और 1 मीटर पर सेकंड के साथ बॉल आई 1 के साथ चली जाएगी क्योंकि चेंज नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है ठीक है ठीक है। एंड द पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर इज 0.4 सेकंड, मतलब यहाँ जब बॉल टकरा रही थी ग्राउंड के साथ तो जो टाइम पीरियड है उसका वो 0.4 सेकंड का टाइम लिया उसने टकराते वक्त।
इतना टाइम लिया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द ग्राउंड, तो बताओ बॉल जब टकराई होगी तो यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई किया, दैट एवरेज फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट। जब भी फोर्स पूछे टाइम गिवन हो, याद आ गया, यूज द फॉर्मूला, व्हाट इज दैट सर, F into T is equal to 2mv sin of theta, डायरेक्ट यू कैन यूज गाइस, डायरेक्ट, ठीक है। तो कैसे करूं सर, देखो F इज इक्वल टू आ गया, टाइम कितना दे रखा है 0.4 इज इक्वल टू मास कितना है 0.4, वेलोसिटी कितनी है 1, साइन कितना है 30, ठीक है भाई। तो ये आ गया 4 से 4 कैंसिल, तो F आ गया 2 इंटू 1/2, तो F आ गया यहाँ पे 1 न्यूटन। यही आ रहा है क्या यार, इतना इजी सा आ गया क्या, 1 न्यूटन, ठीक है। हाँ सर आ तो गया, देखो दिस इज द फोर्स एक्टिंग, दिस इज द फोर्स एक्टिंग एंड यू कैन से ये आपका फोर्स है जो वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 1 न्यूटन है, इजी है, अगर आपको बस ये याद है, कंसेप्ट हमने पहले ही सीख लिया, फिर बनाने कंपोनेंट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन हमने सीख लिया है। कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, जाके अपने आज ही जाके अपने फोड़ सकते हो आप, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन होंगे इंपल्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उड़ा सकते हो, गारंटेड सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके सो यार ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दिए किस तरीके से आपने यूज करना है, और इसके जो एग्जांपल्स होते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। क्रिकेट वाले एग्जांपल ले लो, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं यार, जब भी इस टाइप के रिलेट करने वाले, क्रिकेट से रिलेट करने वाला क्वेश्चन आए कि भाई बॉल है, कैच कर रहे हैं, तो बताओ कितना फोर्स अप्लाई करेगी हाथ पे, कितना इंपल्स चेंज हो, मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इंपल्स निकालो, कुछ भी पूछ सकता है यार, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन, तो ये था कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे वो आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट हमारा हो गया क्लियर। अब चलेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, बाकी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं टीपीपी से, प्रीवियस ईयर से, एंड एक रेफरेंस किसी बुक से जिससे आप कर रहे हो, या कोई भी मटेरियल आपके पास है। लॉट ऑफ क्वेश्चन करो, पर्टिकुलर टॉपिक पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपना अच्छे से। अब चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, बट इतनी चीज हमने यहाँ पे सीख ली है बढ़िया तरीके से। कोई भी डाउट अगर आपको आता है इन बिटवीन किसी कंसेप्ट को समझने में, तो बिना शर्माए मेरे को बताते रहना, बोलोगे बोल देना, ठीक है, आप ही का फायदा है। ओके ओके सो मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया तरीके से, ओके एंड ऑल द बेस्ट।